हमारी पृथ्वी और यह ब्रह्मांड रहस्यों से भरा हुआ है, जिन्हें समय समय पर विज्ञान की सहायता से समझा जाता रहा है। ऐसे ही एक रहस्यमय एरिया द बरमूडा ट्रायंगल, जिसे द डेविल्स ट्रायंगल्स भी कहा जाता है, जो उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। बरमूडा ट्रायंगल, जैसे ही इसके नाम से पता चलता है कि यह ट्रायंगल यानी त्रिभुज के शेप का एक एरिया है जो 3 पॉइंट्स से घिरा हुआ है। बरमूडा संयुक्त राज्य अमेरिका के फ्लोरिडा तथा अटलांटिक महासागर के उत्तर पूर्व में मौजूद एक आइसलैंड से प्यूर्टो रिको से घिरा हुआ है। इस एरिया को बरमूडा ट्रायंगल नाम 1964 में विंसेंट जी गार्डेस द्वारा दिया गया था। बरमूडा ट्रायंगल मिस्टीरियस क्यों है? अटलांटिक महासागर में लगभग 8 से 10 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली ये क्षेत्र सदियों से रहस्यों का कैद बना है। यहाँ से गुजरने वाले ज़्यादातर शिप्स दुर्घटना के शिकार होते रहे हैं। हालांकि शुरुआत में यह समझा गया कि ये जहाज समुद्री डाकुओं द्वारा लूट लिए जाते थे। जब यही घटना इस एरिया के ऊपर उड़ने वाले एरोप्लेन के साथ होने लगी तो इस एरिया से सभी का ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया। जैसे जैसे यह क्षेत्र बरमूडा ट्रायंगल सुर्खियों में आया, इस पर कई फिल्में भी बनाई गई, जिसने इस वर्ल्ड के लिए और मिस्टीरियस बना दिया। इससे संबंधित पॉपुलर फिल्में सीक्रेट ऑफ द बरमूडा ट्रायंगल, लॉस्ट इन द बरमूडा ट्रायंगल, स्टेनलेस ट्रायंगल एंड द ट्रायंगल एक्स्ट्रा आदि फिल्में शामिल हैं। हिस्ट्री ऑफ द बरमूडा ट्रायंगल। इस एरिया के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखें तो इतिहास में इस एरिया के मिस्टीरियस होने के साक्ष्य मिलते हैं। इससे संबंधित पहला लेख 5th सेंचुरी में प्रसिद्ध सी वॉयगर्स क्रिस्टोफर कोलंबस की पत्रिका में मिलता है। उन्होंने अपनी यात्रा मेमोयर में इस एरिया का उल्लेख किया था कि फ्लोरिडा और प्यूर्टो रिको के बीच एक अनसीन रैग्स सीमा को पार करने के बाद उनके कंपास ने वर्क करना बंद कर दिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने बताया कि उन्होंने इस एरिया में आसमान में एक आग का एक विशाल गोला समुद्र में गिरते देखा तथा कुछ समय बाद समुद्र में एक विचित्र ग्लिम दिखाई दी। तब से इस एरिया को लेकर समय समय पर होने वाली घटनाओं के चलते कई स्टोरीज प्रचलन में आ रही है। इस क्षेत्र को लेकर कल्पनाएं समय समय के साथ जैसे जैसे विज्ञान के क्षेत्र में प्रोग्रेस हुई तथा ब्रह्मांड के इस अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज को सॉल्व किया गया, उसी प्रकार इस क्षेत्र के भी विज्ञान को डिस्कवर करने के भी समय समय पर प्रयास होते रहे। हालांकि इस क्षेत्र में शुरुआत से ही किसी डेविल्स पावर का इफेक्ट समझा गया था। कुछ लोगों ने यहाँ होने वाली हादसों के पीछे समुद्री डेविल्स की इमेजिन की, तो कुछ लोगों का मानना था यह जगह एलियंस के पृथ्वी में आने जाने का रास्ता है और इस एरिया में आने वाले जहाज़ों को ये एलियंस अपने साथ रिसर्च करने के उद्देश्य से ले जाते हैं। इसके ओवरेंस यानी अतिरिक्त अनइमेजिनेशंस में इस एरिया में अफ्रीकी गुलामों की स्पिरिट्स का होना भी शामिल है। हिस्ट्री ऑफ द बरमूडा ट्रायंगल्स एक्सीडेंट। इस एरिया में होने वाली दुर्घटना की संख्या बहुत अधिक है। कहा जाता है कि इस एरिया में सैकड़ों शिप क्रैशिंग हो गए हैं तथा हजारों की संख्या में लोग मारे गए। इनमें से कुछ जहाज़ों का पता भी नहीं चला। 5 दिसंबर 1872 में मेरी कैलेस्ट ने एक कार्गो ले जाने के लिए न्यूयॉर्क हार्बर से एग्जिस्ट किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यह शिप कभी अपने मुकाम तक नहीं पहुंच सका। कई रिसर्चर्स और प्रयास के बाद शिप बरमूडा ट्रायंगल में बिना किसी क्रूमैन के पानी में बहता हुआ पाया। शिप पर खोजे जाने के समय पर्सनल बिलोंगिंग और न्यूट्रीमेंट्स कंटेनर, कीमती माल और लाइफ सेवर नौकाएं मौजूद थी। 1881 में जब एलन ऑस्टिन शिप अपने सफर में था, उसके क्रूमैन को एक अनाउंस जहाज दिखाई दिया जिसमें सभी सुविधाएं बरकरार थी, लेकिन शिप में कोई भी चालक दल का सदस्य मौजूद नहीं था। जहाज को स्लॉज के प्रयास में एलन ऑस्टिन के कुछ चालक दल न्यूयॉर्क जाने के लिए उस अनाउंस शिप में चढ़ गए। इसके बाद उन दोनों जहाज़ों का कभी कोई पता नहीं चल पाया। इसके अतिरिक्त 1800 में यूएसएस पिकारिंग ग्वाडेलोप डेलावेयर के रास्ते से 90 पैसेंजर्स के साथ खो गया। यूएसएस वासप, जिसका अंतिम गंतव्य स्थान
कैरेबियन था। 140 पैसेंजर्स तथा क्रूमैन के साथ खो गया था। ऐसे ही कई शिप्स इस एरिया में गायब होते रहे। जब 5 दिसंबर 1945 को 5 अमेरिकी एयरफोर्स के F-19 इस एरिया में प्रैक्टिस कर रहे थे, इस 14 लोगों का चालक दल मौजूद था। सडनली ही उसका बेस स्टेशन से संपर्क टूट गया था और वे रडार से गायब हो गए थे। ये वर्ल्ड वॉर 2 का दौर था। अंततः शुरुआत में यह अंदाज़ा लगाया गया कि ये प्लेन किसी कंट्री में हमले का शिकार हो गए हैं। इसके बाद उनको ढूंढने के लिए 13 लोगों के क्रू के साथ एक और एयरफोर्स का जहाज़ PV मारिनर भेजा गया और वह इस एरिया में प्रवेश करने के कुछ समय बाद रहस्यमय ढंग से रडार से गायब हो गया। इसके बाद लगातार एरिया में कई घटनाएं बढ़ने लगी। मार्च 1918 में USS साइक्लोपस, जो एक नौसेना मालवाहक जहाज़ था, 300 से ज़्यादा पैसेंजर्स और 10,000 मैगनीज को ले जा रहा था, बारबाडोस और चेसाफिक खाड़ी के बीच डूब गया था। यह बात चौंकाने वाली थी कि शिप ने कभी भी कंट्रोल स्टेशन को किसी भी इमरजेंसी का कोई मैसेज नहीं भेजा। शिप की खोज में उसका मलबा नहीं मिला। 1941 में साइक्लोपस जितने बड़े शिप 2 अन्य जहाज लगभग उसी रास्ते से बिना किसी निशान के गायब हो गए। इसके बाद धीरे धीरे इस एरिया ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट करना शुरू किया था। साल 1964 में इस एरिया को बरमुडा ट्रायंगल नाम दिया गया। बाद में यह दुनिया भर में रहस्य का विषय रहा। अगर इस एरिया के हिस्ट्री को देखा जाए तो यहाँ से गुजरने वाले ज़्यादातर शिप से कभी सही सलामत वापस नहीं लौटे ही, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस एरिया से सेफली वापस निकलने में कामयाब रहे। इन्हीं में शामिल है ब्रूस, जो 4 सितंबर 1970 को वह एक बीचफोर्ट बनोसा, जो कि एक इंजन वाला एरोप्लेन था जिसे वे उड़ा रहे थे। इसके साथ प्लेन में इसके फादर और उनका फ्रेंड था। इन्होंने बहामास के एडोस आइलैंड से मियामी फ्लोरिडा के लिए टेक ऑफ किया। धीरे धीरे उनका प्लेन जब 1000 फीट की ऊंचाई पर गया तब उन्हें पहली बार कुछ अजीब से बादल दिखाई दिए। हालांकि ब्रूस इन बादलों से सक्सेसफुली बाहर निकल लिए। इसके बाद तकरीबन 11000 फीट की ऊंचाई पर इन्हें फिर ईस्ट की ओर बादल दिखाई दिए। जैसे जैसे इसका फ्लाइट उसके पास पहुंचा, ये बादल विशालकाय रूप लेने लगे। उन्हें बादलों के बीच गुजरने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया। वे इन्हें भी ईस्ट की तरह सामान्य बादल समझकर इसके अंदर घुस गए। बादलों के अंदर प्रवेश करने के बाद चारों ओर रात की तरह पूरा डार्कनेस फैल छा गया। ब्रूस के अनुसार ये कोई तूफानी बादल नहीं थे, क्योंकि यहाँ वर्षा का कोई नामो निशान नहीं था। इसके बाद उन्हें बादलों के अंदर तेज लाइट दिखाई देने लगा, जैसे कि लाइटनिंग यानी आकाशीय बिजली गिरने के दौरान होता है। लगभग 13 मिनट के बाद ब्रूस को बादलों के छोर से सूर्य के प्रकाश आता दिखाई दिया। ये बादल किसी बैरल शेप्ड केव के शेप के थे, जिसके बीच में ब्रूस अपना प्लेन उड़ा रहे थे। जैसे जैसे जहाज बादलों से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ा, बादलों का दूसरा छोर अचानक से छोटा होने लगा और उसके प्लेन के सभी इंस्ट्रूमेंट ने वर्क करना बंद कर दिया। अनकंट्रोल हो चुके प्लेन को उड़ाने के कुछ समय बाद ब्रूस ने पाया कि वे उन मिस्टीरियस बादलों से बाहर निकल चुके थे। ब्रूस ने अपनी जियोग्राफिकल स्थिति जानने के तुरंत बाद जमीन से कांटेक्ट करने की कोशिश की, किंतु रेडियो कंट्रोल रूम में बैठे अथॉरिटीज ने रडार द्वारा प्राप्त डेटा को देखा तो उन्हें ब्रूस का प्लेन रडार में कहीं नहीं दिखाई दिया। कुछ समय बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने अधिकारियों ने बताया कि वे मियामी वायु के क्षेत्र में मौजूद है। ब्रूस को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उन्हें प्लेन में बैठे केवल 47 मिनट ही हुए थे, जबकि उनके विमान की क्षमता के अनुसार उन्हें मियामी पहुंचने में, जो लगभग 250 मील दूर था, तकरीबन 1.5 आवर लगना चाहिए था। पहले ब्रूस को इस बात पर यकीन नहीं हुआ, किंतु जब उन्हें बादलों के नीचे मियामी शहर दिखाई दिया तो उनके होश उड़ गए। उनके अनुसार उसका विमान किसी अनसीएबल शक्ति द्वारा एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचा दिया गया था, जो सुनने में किसी टाइम ट्रेवल का समान लगता है। उन्होंने मियामी के सुरक्षित तरीके से विमान की लैंडिंग कराई और इस मिस्टीरियस ट्रेवल पर रिसर्च करने जुट गए। ब्रूस ने कई प्रिंसिपल्स तथा अनुभवियों से इस विषय पर चर्चा की और अंत में इस ट्रेवल के विषय में एक बुक पब्लिश कर अपनी एक थ्योरी पेश की। उन्होंने इस एरिया में डार्क एनर्जी के होने की बात कही तथा बताया कि इस एनर्जी के कारण टाइम स्पेस में एक कर्व पैदा होता है।
आखिर इस जगह की क्या है असली वजह? समय समय पर साइंटिस्ट इस एरिया के संबंध में अलग अलग थ्योरीज देते हैं। एक थ्योरीज के अनुसार इस एरिया में समुद्र के अंदर होने वाली वोल्केनिक विस्फोट के कारण निकलने वाली मीथेन गैस पानी से मिलकर उसकी डेंसिटी को बहुत कम कर देती है, जिसके चलते से पानी में तैर नहीं पाते और डूबने लगते हैं। ऐसे एक हालिया थ्योरी में बताया गया है कि इस एरिया के रहस्य का संबंध पानी में नहीं बल्कि इसके ऊपर आसमान में छिपा है। नासा द्वारा सैटेलाइट की मदद से इस एरिया का गहनता से स्टडी किया गया और यह बात सामने आई, इस एरिया के ऊपर हेक्सागोनल यानी 6 भुजाओं वाले बादलों का निर्माण होता है। साइंटिस्ट का मानना है कि बरमुडा ट्रायंगल में बेहद भारी चीजों को अपनी ओर खींच लेने की पावर बादलों में इसी शेप के कारण है। ये बादल किसी एयर बम की तरह कार्य करते हैं, जिससे हवा में बम धमाके जितनी शक्ति पैदा होती है और 170 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से तेज हवाएं चलती है, जो समुद्र में सुनामी जैसी स्थितियों को जन्म देती है। ये बादल और हवाएं ही किसी जहाज के लिए एक्सीडेंट का कारण बनते हैं।